नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। अभिनंदन है। भारतीय इतिहास सीरीज में आज हमारा जो वंश है, महत्वपूर्ण वंश है मौर्य साम्राज्य के बाद में, और इस वंश का नाम है गुप्त साम्राज्य। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य, जिसकी स्थापना लगभग 319 से लेकर के 550 ईसा पूर्व 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईसा पूर्व की कहानी पीछे रह चुकी है। अब हम ईस्वी में आ चुके हैं। ठीक है, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर आपको बच्चे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसको बार बार बता करके चल रहे हैं कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है। ईसा के जन्म से पूर्व की घटना ईसा पूर्व में है, जिसको हम घटते विक्रम में लिखेंगे, और ईसा के जन्म की बाद की घटना ईस्वी में है, जिसको हम बढ़ते विक्रम में लिखेंगे। तो 319 ईस्वी में इस वंश की स्थापना होती है और 550 ईस्वी तक यह वंश सर्वाइव करता है भारत में। मौर्यों के बाद में हमने उनके उत्तराधिकारियों को देखा, और उसमें दो उत्तराधिकारी पढ़े, एक विदेशी उत्तराधिकारी और एक भारतीय या देशी उत्तराधिकारी। लेकिन ये दोनों ही उत्तराधिकारी या दोनों ही, जैसे कि देशी उत्तराधिकारियों में हमने कर्ण वंश पढ़ा, वकाटक वंश पढ़ा, कर्ण वंश पढ़ा, सातवाहन वंश पढ़ा, शुंग वंश पढ़ा। ठीक है, लेकिन इन सभी वंशों ने जो साम्राज्य मौर्यों ने छोड़ा था, उस पूरे साम्राज्य पर प्रशासन नहीं कर पाए, बल्कि छोटे छोटे क्षेत्रों में पनपे। इसलिए हमने इनको एक साथ नाम दे दिया देशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारी में मौर्यों के बचे के कुछ साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और वहां से शासन करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस पूरे भारतवर्ष को पुनः मौर्यों के बाद में जोड़ने का जो कार्य किया, या इनको पुनः एक बार मिलाया, तो वह साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। इसीलिए गुप्त साम्राज्य हमारे प्राचीन भारत इतिहास का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है आपकी वैदिक सभ्यता, तीसरा है मौर्य साम्राज्य और चौथा है गुप्त साम्राज्य। तो एक महत्वपूर्ण क्लास की ओर हम चलने वाले हैं। यह क्लास भी मौर्य साम्राज्य की तरह लंबी होगी, जो लगभग आपको 5 से 6 पार्ट में उपलब्ध होगी। गुप्त साम्राज्य से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण काल के नाम से जाना गया है गुप्त साम्राज्य को। स्वर्ण काल इसलिए कहा गया कि इस समय, प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं क्योंकि इस समय साहित्य, स्थापत्य, कला, संस्कृति, हर चीज में विकास हुआ। इसीलिए हम इसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। यानी इसे हम प्रथम स्वर्ण काल कह रहे हैं, तो आगे जाकर के गुप्तों के बाद में द्वितीय स्वर्ण काल भी आएगा। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए कि भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहते हैं। प्रथम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज को देखेंगे, महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे। पहले हम इस वंश के बारे में जानते हैं कि इस वंश की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आओ देखते हैं हम। गुप्त साम्राज्य, इसका जो समय है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक यह वंश चलेगा। ठीक है, बाकी अगर देखेंगे तो श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में भी बात करेंगे हम। 319 जो समय रहेगा वो रहेगा चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठेगा 319 ईस्वी में। वह बात बाद में। अब हम देखें कि जो भी हम गुप्त साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे विस्तार से, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली। जैसे हम मौर्य साम्राज्य पढ़ के आए थे, तो मौर्य साम्राज्य में हम जानकारी के शोध देख करके आए थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, इन सभी की चर्चा हमने की थी कि यहाँ से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी भी कहाँ से मिलती है, तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के लिए भी कुछ पुस्तकें और कुछ अभिलेख है। तो आज हम पहले उन अभिलेखों की बात करते हैं। तो जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोत में पहला स्रोत है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रशस्ति जिस स्थान पर है, उस स्थान का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश में। प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, तो यह प्रशस्ति उत्तर प्रदेश में है। अब नाम ही आ रहा है समुद्रगुप्त, तो इसको जो लिखवाने वाला था या जिसके समय लिखी गई, उस शासक का नाम था
समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि इस शासक के समय इसको लिखा गया, तो समुद्रगुप्त के समय लिखा गया। नेक्स्ट बात है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी समुद्रगुप्त के सांधि विग्रही। ठीक है, समुद्रगुप्त के सांधि विग्रही जिसका नाम था हरिसेन। ठीक है, तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। ठीक है, अब इसकी भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, तो इसके हर पॉइंट से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये प्रयाग प्रशस्ति मिलती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसके समय लिखी गई? समुद्रगुप्त के समय। किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी हमारी प्राचीन भाषा जिसका नाम है संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और इसके लिए जो शैली अपनाई गई थी उस शैली का नाम था चंपू शैली। कौन सी शैली थी? चंपू। चंपू शैली क्या है? ऐसा साहित्य या ऐसा ग्रंथ या ऐसा विषय जिसे गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे ही हम चंपू शैली कहते हैं। तो एक एक पॉइंट नोट करने का है, यह उत्तर प्रदेश में मिली है, समुद्रगुप्त के समय लिखी गई है, इसकी रचना हरिसेन ने की थी, इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी शैली जो है वो कौन सी है? चंपू। तो चंपू शैली में लिखा गया प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि प्रयाग प्रशस्ति का विषय क्या है? जी हाँ, ये किस विषय है या कौन से विषय पर ये बेस है प्रयाग प्रशस्ति? जैसे हर पुस्तक, हर अभिलेख किसी न किसी पर बेस होता है या किसी न किसी उद्देश्य से लिखा जाता है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की जानकारी देता है, तो उसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की। एक शासक पढ़ेंगे हम जिसका नाम है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम समुद्रगुप्त की विजय जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि कैसे उसने आर्यावर्त की प्रथम विजय, आर्यावर्त की द्वितीय विजय, दक्षिणापथ की विजय, आठवीं राज्यों की विजय, उनके साथ बनाई गई नीति, सभी को उद्देश्य, सभी का जो विस्तार से वर्णन किया गया है वह इस प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। तो इसका विषय है समुद्रगुप्त की सामरिक विजय। तो समुद्रगुप्त की प्रश्न बनेगा, समुद्रगुप्त की सामरिक विजय उसकी किस प्रशस्ति में मिलती है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है जो उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट थी, सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको इसके बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट अभिलेख उसका नाम है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। ठीक है, कुमारगुप्त भी गुप्त काल का ही एक शासक होगा और यह मंदसौर का होगा। गुप्त काल का एक शासक होगा। इसने जो अपना अभिलेख लिखाया वह लिखवाया मंदसौर में, और मंदसौर इस समय है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो पहली बात तो ये कि इसकी रचना किसने की? ठीक है, तो इसकी रचना करने वाली व्यक्ति का नाम है वत्स भट्टी। जी हाँ, वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। आप नोट करना, रचनाकार कौन है? वत्स भट्टी। अब इसके अंदर उल्लेख क्या है? तो कुमारगुप्त की मंदसौर अभिलेख से हमको कुमारगुप्त की शासन की जानकारी मिलती है। जी हाँ, कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है कि उनका शासन किस प्रकार से था, कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उन सभी की जानकारी हमको जो मिलती है वो मिलती है कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से। क्लियर है बात यहाँ पे? तो एक तो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख हो गया जो मध्य प्रदेश नामक स्थान पर है, रचना वत्स भट्टी ने की है और इससे हमको कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। इतनी बात बहुत है इसके बारे में। अब इसी कुमारगुप्त ने एक और अभिलेख लिखाया और उस अभिलेख का नाम है भिलसट अभिलेख। ठीक है, ये जगहों के नाम आ रहे हैं आपके पास में। अगर आप इन जगहों के राज्य को मेंशन कर पाएंगे तो आपको एक चीज तो यही क्लियर हो जाएगी कि कौन सा अभिलेख किस राज्य में। जैसे कि मंदसौर उत्तर प्रदेश में है, भिलसट उत्तर प्रदेश में है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, यह यूपी में है, एमपी में है और यह कहाँ है? यूपी में। तो कुमारगुप्त का भिलसट अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है, इस अभिलेख में गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, गुप्त शासकों की जानकारी। तो जितने भी गुप्त शासक हैं
उन गुप्त शासकों की जानकारी, या अपन ऐसे कह दें कि गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। ठीक है, वंशावली से तात्पर्य है कि कुमार गुप्त से पहले पहले जो भी गुप्त काल में शासक बने और उनकी क्या उपलब्धियां रही, उन सभी का वर्णन कुमार गुप्त के भिलसड अभिलेख में। तो भिलसड अभिलेख का अगर आपको विषय पूछा जाता है तो विषय ये है कि गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है कुमार गुप्त के भिलसड अभिलेख में। अब हम नेक्स्ट बात करें, शासक आएगा एक स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के द्वारा भी एक लेख लिखवाया गया, और स्कंदगुप्त ने अपना जो अभिलेख लिखवाया गया उसका नाम है भीतरी अभिलेख। जी हाँ, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनका शासन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में था, इसीलिए यहाँ पर इनके अभिलेख मिले हमको। तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इस अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कंदगुप्त के समय भारत में हुणों के आक्रमण हुए। किसके आक्रमण हुए? हुणों के आक्रमण। हुण जिन्हें मल्लेच्छ भी कहा गया। क्या कहा गया? मल्लेच्छ। हुण जिन्हें मल्लेच्छ कहा गया, विदेशी थे। इन्होंने भारत की सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किए और इनको पराजित करने का श्रेय जिस शासक को गया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने अपने भीतरी अभिलेख में मेंशन किया है कि इसके समय भारत में हुणों के आक्रमण हुए और इन्हें पराजित करने का श्रेय स्कंदगुप्त को गया है। प्रश्न जो बनेगा वो यह बनेगा कि किस शासक के समय या किस गुप्त शासक के समय भारत में हुणों के आक्रमण हुए थे? तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा, शासक का नाम हो जाएगा स्कंदगुप्त। 4 अभिलेख या प्रशस्ति हम पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त की मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त की उपलब्धियों या उसके शासन का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त की भिलसड अभिलेख में कुमारगुप्त से पहले बने गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हमें हुणों या मलेच्छों के भारत में आक्रमण की बात का पता चलता है। तो ये अभिलेख हमें बता रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, गुप्त साम्राज्य की जानकारी के शोध। तो ये जानकारी के शोध की माध्यम ही है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख यूपी में है, हुणों के आक्रमण की जानकारी। अब एक प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, पूना जगह है महाराष्ट्र, पुणे के अंदर। ताम्रपत्र क्या है? जब अशोक के समय ही हम क्लियर करके आ चुके थे कि अशोक ने अभिलेखों की परंपरा अपनाई। अभिलेख उसने शिलाओं पर लिखा है, स्तंभों पर लिखा है, चट्टानों पर लिखा है। तो उसी प्रकार से कोई शासक अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अपने द्वारा किए गए किसी यज्ञ की जानकारी या फिर अपने द्वारा बनाए गए किसी उत्सव या विजय का उल्लेख वो किसी ताम्रपत्र में मेंशन कर देता है, लिख देता है। ताम्रपत्र का मतलब है तांबे का बड़ा सा पन्ना। ठीक है, तो तांबे का बड़ा सा पन्ना जिसके ऊपर वो लिखे तो उसे ताम्रपत्र कहा गया है। तो प्रभावती गुप्ता जो कुमारगुप्त की पुत्री थी, तो इनकी शादी वकाटक शासक रुद्रसेन से हुई थी। इनकी शादी वकाटक शासक रुद्रसेन से हुई थी। तो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र है, तो उससे भी हमको गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। तो प्रभावती गुप्ता की पूना ताम्रपत्र में भी हमको गुप्त वंशावली का पता चलता है। ठीक है, गुप्त वंशावली का पता भी चलता है किसके? प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में। अब देखो प्रश्न क्या होगा, निम्न में से कौन सा अभिलेख गुप्त काल की जानकारी नहीं देता है? तो आपके पास ऑप्शन होंगे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, कुमारगुप्त का भिलसड अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, और एक ऑप्शन वो आपको डाल देगा जैसे कि धोली और जोगड़ के अभिलेख। तो ये चारों की चारों ही जानकारी देते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी हो वो गुप्त काल की जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके पास। ये भी अगर ऑप्शन में हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र में हमको गुप्त वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। अब एक महत्वपूर्ण अभिलेख जिसका नाम है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो क्लियर करते हैं अपन इस भानुगुप्त के एरण अभिलेख को। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख की बात करें, यह इस
अभिलेख की रचना भानुगुप्त के समय हुई। भानुगुप्त गुप्तों का शासक था और इसकी रचना 510 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो 510 ईस्वी के आसपास भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख की रचना हुई। इस अभिलेख की खास बात यह है कि ये पहला लिखित साक्ष्य है, या इसमें पहली बार लिखित साक्ष्य के रूप में हमको सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में हमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किसमें हुआ है? तो सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में हुआ है, ठीक है। तो भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब कहानी है छोटी सी, सुन सकते हो। भानुगुप्त शासक था, उसके समय कोई युद्ध हुआ और इस युद्ध में उसका एक ब्राह्मण सैनिक था। ब्राह्मण सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गया, ठीक है। सैनिक युद्ध में शहीद ही होंगे, मारे नहीं जाएंगे। सैनिक युद्ध में क्या होंगे? शहीद होंगे। तो भानुगुप्त का एक ब्राह्मण सैनिक युद्ध में शहीद हो गया और शहीद होने के बाद में उसकी पत्नी ने सती यानी कि सती व्रत को अपनाया और सती प्रथा को सती हो जाती है, तो सती व्रत को अपनाती है। तो इसकी जानकारी भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख मिलती है कि उसके समय पहली बार कोई महिला सती हुई होगी। ऐसा नहीं है कि 510 में ही कोई महिला सती हो सकता है इससे पहले भी कोई महिला सती हो, लेकिन जो लिखित साहित्य लिखित साक्ष्य हमको मिलता है वो मिलता है भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख। तो आप इसको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके लिखेंगे कि यह पहला अभिलेख है जिस भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख जिसमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो वह भानुगुप्त का एर्ण अभिलेख है, 510 ईस्वी की बात है, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब बात करें हम गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के, या इनकी उत्पत्ति के जो मत दिए गए थे उनको लेकर के बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम मौर्य की उत्पत्ति के लिए देख के आए थे, किसी ने उन्हें क्षत्रिय कहा था, किसी ने उन्हें वर्षल कहा था, किसी ने उन्हें निम्न कुल का कहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से गुप्त कौन थे, कौन से वर्ण के थे, क्या थे, तो इनकी उत्पत्ति को लेकर के हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने अपने कुछ अलग अलग मत दिए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। पहला एक व्यक्ति है जिसका नाम है गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा। राजस्थान इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है। तो गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा ने गुप्तों को क्षत्रिय कहा है। वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, ठीक है। 4 वर्ण हैं और ऋग्वेद में पहली बार 10वें मंडल के पुरुष में चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख हुआ था। पहले ये जो वर्ण थे वो कर्म पर आधारित थे, बाद में यह वर्ण जन्म पर आधारित हो गए उत्तर वैदिक काल में। तो उत्पत्ति मत को लेकर के एक व्यक्ति है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा। तो गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा ने इनको क्षत्रिय कहा। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। एक व्यक्ति है जिनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने इनको शूद्र कहा है। जी हाँ, इनको शूद्र कहते हैं, चौथे वर्ण के रूप में इनको मानते हैं। इनको क्या कहा है? शूद्र कहा है। रोमिला थापर, ठीक है, एक ऐसी रोमिला थापर जिन्होंने गुप्तों के बारे में एक गहन अध्ययन किया और गुप्तों के बारे में, मौर्य साम्राज्य दोनों के बारे में अपने मत रखती है। तो रोमिला थापर ने गुप्तों को वैश्य कहा है। क्या कहा है? वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से इसे वैश्य कहने वाली कौन है? रोमिला थापर। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है, आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, हेमचंद्र राय चौधरी, ठीक है। रोमिला थापर के बाद एक नाम है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, उसका वह नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। तो हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा। क्या कहा है? ब्राह्मण। तो हेमचंद्र राय चौधरी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं और रोमिला थापर इन्हें वैश्य कह रही है। काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें शूद्र कहा है और गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा ने इन्हें क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। तो ये चारों वर्ण और चारों मत आपके पास में है कि अगर आपको किसी का भी नाम लेकर के पूछा जाए तो आप बता सकते हो। लेकिन हाँ,
जो उत्पत्ति मत वाले प्रश्न हैं वो मौर्य काल से ज़्यादा आते हैं, गुप्त काल से नहीं आते। लेकिन फिर भी कभी आपके पास में ऐसा प्रश्न आ जाए सुमेलित करने वाला या फंस जाओ, तो आप देख सकते हो ओझा क्षत्रिय, जायसवाल इनको शूद्र कह रहा है, रोमिला थापर इनको वैश्य कह रही है, और हेमचंद्र राय चौधरी इनको क्या कह रहा है, ब्राह्मण कह रहा है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम चलते हैं गुप्त शासकों की तरफ। अभी हम इनको पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम एक एक शासक को बड़ी ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए हम गुप्त शासकों को। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी लिख रखा है मैंने, लेकिन पहला एक शासक था जिसका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, मैंने इधर वापस से लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाए। श्रीगुप्त के लिए ऐसे कहा गया कि 250 या 275 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 250 या 275 ईस्वी के आसपास श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय जिसे गया वो कौन है, श्रीगुप्त है। और जब इसने की तब वो समय था 275 ईस्वी। लेकिन ऐसा इसलिए है कि इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया, इसे हम कह देते हैं आदि पुरुष कह देते हैं। और इसकी जो उपाधि थी, श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज। ठीक है, तो ये 3 बातें नोट करना। आप देखो, पहला शासक है श्रीगुप्त, 275 ईस्वी में इसने गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, साम्राज्य से अच्छा अपन अगर वंश बोलेंगे तो ठीक रहेगा कि 275 ईस्वी में इसने गुप्त वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। इसे गुप्तों का आदि पुरुष कहते हैं और इसकी उपाधि थी महाराज। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। यह स्वतंत्र शासक नहीं था, किसी के अधीन शासक था, यानी कि ये अधीनता स्वीकार कर रहा था किसी अन्य शासक की, जिसका पता चलता है हमें इसकी उपाधि महाराज से। उस समय महाराज कहा जाता था किसी सामंतीय अधिकारी को। तो ये सामंत के रूप में कार्य कर रहा था या किसी के अधीन शासक था, इसीलिए इसे पहला स्वतंत्र शासक नहीं मान सकते हैं, इसको अधीन शासक माना गया। ठीक है, तो 275 ईस्वी स्थापना, वंश की शुरुआत, आदि पुरुष कहा गया, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, उपाधि महाराज थी और यह स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद में जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम होगा घटोत्कच। जी हाँ, घटोत्कच। घटोत्कच ने भी अपने ही पिता की तरह उपाधि रखी महाराज की। किसकी उपाधि रखी, महाराज। मतलब यह भी किसी के अधीन शासक था, स्वतंत्र शासक नहीं था। यह दोनों ही गुप्तों के कोई अधीन शासक थे या सामंतीय शासक थे। घटोत्कच के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में इस वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इस वंश की स्थापना कर दी और इसकी जो उपाधि होती है वह होती है महाराजा धीराज। देखो, उपाधि बड़ी हो गई, राजाधिराज हो गई, राजाओं से भी बड़ा राजा, तो महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि हमें बताती है कि यह स्वतंत्र हो गया था और इसने 319 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो अपना राज्याभिषेक 319 में करवाता है, महाराजा धीराज की उपाधि देता है। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसी के साथ ही गुप्त वंश की गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना गया है। तो नोट करेंगे आप इस बात को। वैसे अपन इनको गहराई से पढ़ेंगे, अब इसे सिर्फ नाम है शासकों के। चंद्रगुप्त प्रथम 319 राज्याभिषेक करवाया, महाराजा धीराज की उपाधि होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र शासक था और यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, भारत में पहली बार सिक्के चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को। बात करेंगे बाद में, अभी अपन इनका क्रम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं समुद्रगुप्त के लिए कि समुद्रगुप्त ने
बहुत सारी विजय की थी और इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है इसकी प्रयाग प्रशस्ति में। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त की विजय को लेकर के अपने बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा समुद्रगुप्त में रहेगा समुद्रगुप्त की विजय, आर्यावर्त की प्रथम विजय, आर्यावर्त की द्वितीय विजय, दक्षिणापथ की विजय, आठविक राज्य की विजय, विदेशी राज्यों के साथ नीति, और इन सभी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त की क्या नीति रही उसको लेकर के हमारी बात होगी। समुद्रगुप्त और के बाद में शासक बनेगा चंद्रगुप्त, लेकिन हाँ इन दोनों के बीच की एक कड़ी भी है और उस कड़ी का नाम है रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त। तो रामगुप्त की भी चर्चा आगे। तो समुद्रगुप्त के बाद में कुछ समय के लिए या कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग रामगुप्त शासक बनता है और रामगुप्त के बाद में शासक बनेगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और यही शासक जाना जाएगा विक्रमादित्य के नाम से। जी हाँ, इसी शासक का नाम होगा विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास में 14 ऐसे शासक होते हैं जिनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ली जाती है। मतलब 14 ऐसे शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, और जो अंतिम शासक था या हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो वह 16वीं सेंचुरी में अकबर के समय या अकबर से पहले, जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, अंतिम शासक था। लेकिन यहाँ पर कौन सा शासक है जिसकी उपाधि विक्रमादित्य है? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय है, महत्वपूर्ण शासक है। इसके दरबार की जो खास बात रहेगी वो यह रहेगी, इसके दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी। 9 रत्नों की मंडली किसके दरबार में थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही एक चीनी यात्री जो भारत में आता है, आप मुझे उसका नाम बताना कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आता है, बौद्ध धर्म को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ूंगा सबके कमेंट कि कौन इसका आंसर सही बताता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। उसके बाद शासक बनेंगे जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय है। उसके बाद शासक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के समय भारत में हुणों के आक्रमण हुए थे और हुणों को पराजित करने का श्रेय जिसे गया उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद में महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है, कुछ शासक मैंने नहीं लिखे हैं बीच में। स्कंदगुप्त के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक होता है उसका नाम है कुमारगुप्त थर्ड। ये गुप्तों का अंतिम महान शासक था। तो गुप्तों का अंतिम महान शासक जो था वह था कुमारगुप्त थर्ड, ठीक है। यानी कि इस कुमारगुप्त थर्ड के बाद में महत्वपूर्ण शासक नहीं रहेंगे। आपको यह अच्छे से पता है जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना है, जो चरमोत्कर्ष पर है उसको नीचे उतरना है। कोई भी उस जगह को मेंटेन नहीं कर सकता है, एक न एक दिन बाद में उसका पतन का दिन निश्चित है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का दिन भी निश्चित था, यह पतन निश्चित था। तो ऐसे में कुमारगुप्त थर्ड अंतिम महान शासक था गुप्तों का। तो मैंने अगर पूछा जाए कि अंतिम महान शासक कौन है, कुमारगुप्त थर्ड, और गुप्तों का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त गुप्तों का अंतिम शासक, कुमारगुप्त थर्ड अंतिम महान शासक, पहला शासक श्रीगुप्त, संस्थापक श्रीगुप्त, स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया। विक्रमादित्य की उपाधि इसने ली। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। ये सारी जानकारी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज हमारा गुप्त साम्राज्य को लेकर के। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वह नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे गुप्त काल के शासकों के साथ में। जी हाँ, गुप्त काल के शासकों के साथ में हमारी अगली क्लास होगी। आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न मत, रोमिला थापर ने इन्हें क्या कहा है, हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या कहा है, ओझा ने इनको क्या कहा है, ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय ओझा ने कहा है, रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य कहा है, और हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। वो सारी बातें हमने आज करी। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे गुप्तों के प्रमुख शासक को लेकर के। धन्यवाद।